वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। और सन कहाँ रहेगा? फोकस पे रहेगा। हाँ भाई, केपलर फर्स्ट लॉ में बता दिया था मैंने कि सन हमेशा रहेगा फोकस पर और अर्थ घूमेगा हमेशा किसमें? इलिप्टिकल पाथ में, है ना। मैंने बताया था इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है ना। मैंने आपको बताया था कि साहब इलिप्स में मिनिमम डिस्टेंस कितनी, मैक्सिमम कितनी, मैंने इलिप्स की प्रॉपर्टी बता दी थी आपको, है ना। अच्छा, अब जितनी बातें अपन ने सर्कुलर पाथ के लिए पढ़ी ना, वो सारी बातें इलिप्टिकल पाथ के लिए पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी क्या पड़ेगी? जाननी पड़ेगी। क्या क्या जाना तुमने सर्कुलर पाथ के लिए? सर्कुलर पाथ के लिए जाना कि साहब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, टाइम पीरियड कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एस्केप एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो सब पढ़ा था। वो सारे काम इलिप्टिकल पाथ में भी तो करने पड़ेंगे ना। तो अभी तक फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट लॉ तो बेसिक लॉ हो गया। उसने तो क्या बताया कि साहब सन रहता है फोकस पे, अर्थ घूमती है किसमें? इलिप्टिकल पाथ में। वो मैथमेटिकल सारी बातें कौन करेगा? केपलर सेकंड लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो साहब, सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या बताता है देखो, मैं आपको बताऊं। ये इलिप्स में घूमते, इलिप्टिकल पाथ में अर्थ घूमेगा। ये बोलता है कि सन और अर्थ का जो ज्वाइनिंग लाइन है ना, वो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर एरिया स्वेप्ट करता है। ठीक है, मैं एक मिनट क्या पहले बना दूं, फिर आपको दोबारा बताता हूं। मान लिया अर्थ यहां पर है, अर्थ यहां पर है, इस समय अर्थ यहां पर है, तो ये ज्वाइनिंग लाइन होगी भाई। अब थोड़ी देर बाद अर्थ यहां आ जाएगी। मान लिया थोड़ी देर बाद अर्थ यहां आ गई, तो बताओ ये ज्वाइनिंग लाइन ये होगी कि नहीं होगी? तो इस ज्वाइनिंग लाइन ने जो एरिया स्वेप्ट किया, वो ये एरिया स्वेप्ट किया कि नहीं किया? अबे किया कि नहीं किया? है ना। अब मैं बोलता हूं कि ये t बराबर 0 है, यहां टाइम t1 है, ये एरिया कितना है साहब? a1 है। मैं बोलता हूं थोड़ी देर बाद अर्थ यहां था, ये ज्वाइनिंग लाइन है। अब अर्थ यहां आ गया, तो भैया ये ज्वाइनिंग लाइन है। बताओ स्वेप्ट एरिया ये है कि नहीं है? अब ये लॉ क्या बोलता है? केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है? मान लिया ये t बराबर 0 और ये टाइम हो गया t2। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर ये दोनों टाइम बराबर हैं, मतलब t1 बराबर t2 है, तो ये a1 बराबर क्या होगा? a1 बराबर a2 होगा। मतलब बराबर बराबर टाइम में क्या करेगा? ये ज्वाइनिंग लाइन बराबर बराबर एरिया स्वेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसको एक टर्म यूज करते हैं, बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। जैसे होता है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे एक टर्म होता है एरियल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये साहब क्या? एरियल वेलोसिटी तो चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम। एरियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं साहब? चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब मैथमेटिकली बोले तो डीए बाई dt। यहीं से मैथमेटिकल अप्रोच निकलती है। केपलर साहब ने यहीं से एक फॉर्मूला बना के दिया कि डीए बाई dt क्या रहेगा, इस पूरे इलिप्टिकल पाथ में सब जगह सेम रहेगा, और उसका वैल्यू होता है L/2 है ना। ये L जानते हो साहब? अरे L जानते हो? सही जानते हो? सही में जानते हो क्या होता है? हाँ, मुझे लगा कुछ और जानते हो। एल होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जानते हैं भाई? नहीं जानते हो? मैंने इसीलिए कंफर्म करवाया तुमसे। ये एल होता है साहब एंगुलर मोमेंटम। ये रेशो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। डीए बाई डी टी हमेशा सेम रहेगा, और इसका वैल्यू कितना होगा? L/2m। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। लिख लो, टर्म लिख लो भैया। पहले सेकंड लॉ लिख लो, सेकंड लॉ लिख लें। देख लो, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन एंड अर्थ, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन एंड अर्थ, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सन एंड अर्थ स्वेप्ट इक्वल एरिया, स्वेप्ट इक्वल एरिया, स्वेप्ट इक्वल एरिया इन ए इक्वल टाइम इंटरवल, स्वेप्ट इक्वल एरिया इन ए इक्वल टाइम इंटरवल, इन ए इक्वल टाइम इंटरवल। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लो, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी रिमेन सेम, एरियल वेलोसिटी रिमेन सेम। एरियल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, वो डी ए बाई डी टी सेम रहेगा, इसका वैल्यू होता है L/2m। ये कहां से आता है L/2 में? इस पे तुम्हें नहीं जाना है।
इसका प्रूफ तुमसे कोई नहीं मांग रहा। L/2m होता है, बस ध्यान रखना है ना। ये एरियल वेलोसिटी होता है L/2m, L एंगुलर मोमेंटम। अच्छा चलो थ्योरेटिकल बात मैं कर लूं, ये अगर टाइम बराबर है तो एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा टाइम अलग अलग है तो एरिया बराबर कि अलग अलग? अरे मैं बोलता हूँ T1 मोर देन T2 है, बोलो क्या एरिया बराबर होगा? कौन सा ज्यादा होगा, एरिया 1 की एरिया 2? हाँ A1 मोर देन होगा A2। अच्छा मैं बोलता हूँ साहब T1 लेस देन T2 है, कौन ज्यादा होगा? A2 ज्यादा होगा। बात पकड़ में आ रही है साहब? अपने एग्जाम में AIPMT में क्वेश्चन इससे आया हुआ है, उसने बोला था कि ये T2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T1 है, T2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T1 है, तो बताओ एरिया क्या होगा? तो A2 बराबर भी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ A1। मतलब ये A इज प्रोपोर्शनल टू T होगा। यहां से क्या बोलेंगे, डीए बाई dt से मतलब A इज प्रोपोर्शनल टू कितना, T। अच्छा अब L होता है एंगुलर मोमेंटम MVR, जानते हो भाई? ये आएगा साहब VR/2, ये आ जाएगा VR/2। मतलब आप देख सकते हो VR/2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब मैं सिंपल इससे बोल दूं, अगर डीए बाई dt सेम है, डीए बाई dt अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो इससे दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो निकल के आ रहा है कि साहब L सेम होगा, दूसरा मैं बोल सकता हूं V और R का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, V और R का प्रोडक्ट सेम रहेगा। अब फटाफट देख के बताओ, इलिप्टिकल पाथ में सब जगह R सेम होता है क्या? अरे R कहां से नापोगे, ये सन और अर्थ का डिस्टेंस R बोलोगे ना साहब। ये R बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? R बदल रहा है तो V सेम होगा कि अलग अलग होगा? मतलब इलिप्टिकल पाथ में अगर कोई सैटेलाइट घूमता है तो क्या उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या? सर्कुलर पाथ में सेम होता था क्या? सर्कुलर में सेम होता था। अगर एक स्टेबल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सब जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, सेम, है ना। सब जगह काइनेटिक एनर्जी सेम, सब जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम, सब जगह टोटल एनर्जी सेम, है ना। लेकिन यहां पर देखो, यहां मुझे बताओ इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा तो आर बदलेगा तो सब जगह वी बदलेगा, और वी बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा क्या? अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा क्या? अभी मुझे बताओ आर बदल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी Gm1m2/r माइनस Gm1m2/r। M1 नहीं बदल रहा, M2 नहीं बदल रहा, लेकिन R बदल रहा है ना। तो यहाँ काइनेटिक भी बदलता है, यहाँ पोटेंशियल भी बदलता है, ऑर्बिटल भी बदलता है। दो चीजें नहीं बदलती बस। वो दो चीजें कौन सी? एक चीज L, एक चीज L। L समझ रहे हो ना? सही समझ रहे हो ना? L मतलब एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हो? एक तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा और दूसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलता और एक एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता। इलिप्टिकल पाथ में बाकी सब बदलता है। मतलब मैं सर्कुलर और इलिप्स का फिर से कंपैरिजन कर दूं, अगर एक स्टेबल सर्कुलर पाथ में कोई घूम रहा है सैटेलाइट, तो उसका वीओ सेम होगा, है ना। उसका के ई सेम होगा, के ई समझ रहे हो ना? पीई सेम होगा, उसका टीई सेम होगा, उसका एल भी सेम होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। क्या मतलब अगर इलिप्टिकल पाथ में घूमता है तो सिर्फ दो चीजें सेम होगी, कौन कौन सी? हाँ एक एल और एक टी। अरे टोटल मैकेनिकल एनर्जी और एल, बाकी सब क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो ये बना लो साहब, ये बना लो। अब मैं फोटो में दिखा दूं तुम्हें, ये देखो ये फोटो इलिप्टिकल पाथ का, सन रहता है फोकस पर, है ना, और अर्थ घूमता है साहब ये इलिप्टिकल पाथ में, ये अर्थ घूमता है इलिप्टिकल पाथ में। अब कल मैंने 2 पॉइंट बता दिए थे, वो पेरी जी और एपू जी। अच्छा उसी को पेरी हिलन और एपी हिलन बोल देते हैं साहब, है ना। अब ये यहाँ पर जब आएगा अर्थ, जब अर्थ यहाँ आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? ये मिनिमम होगा। और जब यहाँ होगा अर्थ तो ये मैक्सिमम होगा, मानते हो भाई? यहाँ आर मैक्सिमम या आर मिनिमम, बोलो। यहाँ आर मिनिमम है तो वी क्या होगा, और यहाँ पर आर मैक्सिमम तो वी क्या होगा? खुद बताओ, अगर वी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी Gm1m2/r। आर कम है तो Gm1m2/r का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नेगेटिव में ज्यादा है इसका मतलब कम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, चलो ये तो 2 पॉइंट कंपेयर कर रहा हूं मैं, बाकी सब जगह जाएं। इन सब जगहों पर आर बदला कि नहीं बदला? आर बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। ये लो, मैं ये बोलता हूं कि साहब ये आर है। अब किसी भी पॉइंट पे जाओ आप, ये पॉइंट पी, मैं शिफ्ट करवाता हूं पॉइंट पी को, ये पॉइंट पी आप देखोगे तो आर क्या होगा, चेंज होगा। आर चेंज होगा तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा साहब, के वीओ चेंज होगा। अरे वीओ चेंज होगा तो के ई चेंज होगा। अरे होगा के ई चेंज, ये के ई चेंज होगा, मैं बोलूंगा पीई चेंज होगा, है ना। अब बताओ चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? इस पूरे पॉइंट पर सब जगह चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा?
हाँ, एक तो एल सेम रहेगा, है ना, इस पॉइंट पे जो एल होगा वही एल इस पॉइंट पे होगा। अच्छा, खाली इन दोनों पॉइंट पे होगा कि सब जगह सेम होगा? और तो और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। अब हाँ कि ना बोलो, बताओ पूरे इलिप्टिकल पाथ में क्या क्या सेम है? सिर्फ दो चीजें सेम है, बाकी सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो नोट डाल लो, पहला पॉइंट ये लिख लो। बना ले फोटो, पहले ये वाला फोटो बना लो। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, वो मैंने क्लियर कर दिया पहले की। क्या होता है कई बार अपन बहुत सारे सिंबल इधर उधर बांट देते हैं, बहुत सारी चीजों को सेम सेम सिंबल दे देते हैं, तो पहले क्लियर कर देना जरूरी होता है, वरना अपन कुछ का कुछ समझ लेते हैं। मतलब क्या होता है बोलचाल की भाषा में, एल किसी का सिंबल दे दिया अपन ने, लेंथ, लेंथ मतलब किसी की भी। अभी कैसी कैसी बातें कर रहे हो आज तुम? आज तुम ना धोके आए हो मतलब है। बना लिए सब? बन गया भाई? तो नोट डालो, फिर स्टेटमेंट लिखो। तो भैया पूरे पाथ पे सब जगह जाओगे तो आर बदलेगा, वी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा? हमेशा क्या सेम रहेगा किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में? है, सन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ऐसा नहीं भैया, जड़ वही है ना, तुम कहीं से भी मत नापो, हमेशा सन के रेस्पेक्ट में, है ना। वास्तव में देखा जाए तो सन कौन सा रेस्ट पर है? क्या सन रेस्ट पर है क्या? यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह नहीं जो रेस्ट पर हो। सन भी घूमता रहता है, कभी इस फोकस कभी उस फोकस। अच्छा, रहेगा फोकस पे, सन रहेगा फोकस पे, है ना, मतलब कभी इस फोकस पे कभी इस फोकस पे, है ना, शिफ्ट होता रहेगा सन। मतलब क्या है, यूनिवर्स में हर जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, रेस्ट पर कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सन के रेस्पेक्ट, सन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम सेम। अच्छा, मैग्नीट्यूड में सेम या डायरेक्शन में सेम या दोनों में सेम? दोनों में, दोनों में, दोनों में। अबे दोनों में है। तो कंजर्व का मतलब क्या होता है? क्या डायरेक्शन बदल रहा है क्या? क्या क्या अर्थ ने घूमते घूमते क्लॉकवाइज घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया क्या? एक्सेल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, याद करो। अबे ऐसे ऐसे, ये उंगलियां घुमाते थे, ये अंगूठा, याद है स्क्रू? अबे कितनी बार बताया मैंने, मैं रोज ऐसे करता था, 5 है 5। अबे ऐसे करता था ना 5, कैसे भूल सकते हो? तो क्या घूमते घूमते क्या अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते क्लॉकवाइज घूमने लग गया क्या? तो ना तो रोटेशन डायरेक्शन बदला, है ना, तो ना मैग्नीट्यूड की वजह से ना डायरेक्शन की वजह से। वी बदलेगा, आर बदलेगा, लेकिन लेकिन इनका प्रोडक्ट एम वी आर चेंज नहीं होगा। तो नोट डाल लो, नोट डाल लो, पहला पॉइंट लिखो सर्कुलर पाथ के लिए। देखो, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, वीओ शॉर्ट में लिख लो, वीओ, वीओ, केई, पीई, टीई, एल। अभी समझ रहे हो ना भावना है? मतलब क्या होता है, बहुत बहुत दिन जब साथ गुजार लेते हैं तो समझने लगते हैं एक दूसरे को, फिर एक एक शब्द का मतलब समझ में आता है कि ये हवा में बोल रहा है कि गहराई में बोल रहा है। समझ रहे हो? तो सारी गहराई तुम नाप चुके हो। तो लिखो, वी ओ, के ई, पी ई, टी ई, एल। एल रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम इन ए सेम सर्कुलर ऑर्बिट, इन ए सेम सर्कुलर ऑर्बिट, इन ए सेम सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, वो एक वो टाइप कर रहा है, वेलोसिटी तो बदलेगी,
डायरेक्शन बदल रहा है। अपन स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, वेलोसिटी वर्ड मत यूज करो। क्या, कौन सा वर्ड यूज करो? स्पीड। वो फिजिक्स लगा रहा है भैया, वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है सर्कुलर पाथ में, वेलोसिटी तो वहां भी बदल रहा है। तो स्पीड भाई, ऑनलाइन वाले सुन ले भाई, स्पीड। अरे समझ रहे हो? सेकंड लिखो, सेकंड, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट only only total mechanical energy, total mechanical energy, total mechanical energy and angular momentum with respect to sun, angular momentum with respect to sun, angular momentum with respect to sun remains conserved, remains conserved, remains conserved with respect to sun remains conserved. अच्छा, अब दो क्वेश्चन यहां से एआईपीएमटी में आज तक आए हुए हैं, है ना। पहले मैं क्लियर कर दूं भैया, मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है। क्या हर जगह सेम होगा? क्या अलग अलग होगा कि नहीं? तो क्या हर जगह का अलग अलग फॉर्मूला बनाऊंगा क्या? तो यहाँ पे जनरल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ले रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है साहब, मैक्सिमम मिनिमम का रेशो पूछा गया, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो, है ना। अब मुझे बताओ, कहीं भी मुझे निकालना है तो मैं तो यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना, एल सेम। ये एल सेम मतलब एम वी आर सेम। अब मुझे बताओ, जहां आर मिनिमम वहां वी क्या है, और जहां आर मिनिमम वहां, समझ रहे हो ना। तो ये लो, ये वी मैक्सिमम, ये आर मिनिमम, ये मैं लिखूंगा वी मिनिमम, तो क्या लिखूंगा? आर मैक्सिमम। रेशो पूछा गया साहब, ये वी मैक्सिमम और वी मिनिमम का रेशो बोलो कितना होता है? ये होता है आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम कितना है? ए इंटू वन प्लस ई। कल निकाला आपने, कल केपलर फर्स्ट लॉ में बताया था। और आर मिनिमम ए इंटू वन माइनस ई, ए कैंसिल। ये मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, ये होगा वन प्लस ई अपॉन कितना? वन माइनस ई। एक क्वेश्चन एआईपीएमटी में ये आया हुआ है ऐसा, इसेंट्रिसिटी देकर के मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो, यही फॉर्मूला पूछा गया। एक इसका उल्टा क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पेरीहेलन और एपीहेलन, मतलब पेरीजी और एपीजी, है ना। इस पर क्या दिया था? वेलोसिटी दिया था वीपी और वीए, और ई पूछा गया था ई। अब सोचो, ये मेरे पास है और ई निकालना है, तो इसी को सॉल्व करना होगा ना। इसको सॉल्व करता हूं तो ई का वैल्यू जो आता है, ये आता है वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। ये रिजल्ट आएगा। आपको क्लियर कर दूं, ये जो ई है, ये ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? लेस देन वन। ई का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? लेस देन वन। मतलब ये इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होता है? एक से कम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन एआईपीएमटी में आए हुए हैं साहब। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है साहब, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है साहब। ये वी मैक्सिमम का एग्जैक्ट वैल्यू, वी मिनिमम का एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है साहब, है ना। अब मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, दो वेरिएबल हैं तो निकालने के लिए मुझे कंडीशन भी दो चाहिए। अब वो दो कहां से लाऊंगा? वो दो लाऊंगा, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और एक कौन सा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। वो दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनेगा। अच्छा बनेगा तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, है ना। एक एक को रिप्लेस करोगे दूसरा आएगा, फिर दूसरे को पुट करोगे तो वापस पहला वाला आएगा, तो बड़ा लेंदी काम हो जाएगा। प्रूफ करूं कि सीधे आंसर लिखूं? सीधे आंसर लिख रहा हूं भैया, है ना। ये वी मैक्सिमम और वी मिनिमम का सीधे आंसर लिख रहा हूं। आता कैसे मैं बता देता हूं तुम्हें, है ना। हिम्मत हो तो तुम सॉल्व कर लेना। मैं पहले आंसर लिख देता हूं। ये वी मैक्सिमम आएगा साहब कितना? रूट जी एम बाय ए, वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। और जो वी मिनिमम आता है, एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा हूं, ये आता है रूट जी एम बाय ए, वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, ये किससे आता है? दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी, एक तो एल सेम, एक एल सेम, और एक क्या लगाना पड़ेगा? एक लगाना पड़ेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी से। ये दो इक्वेशन इससे बनानी पड़ेंगी और बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। बड़ा लेंदी काम हो जाता है। मैं लिख के दिखा देता हूं, तुम, मैं तुम्हारी हिम्मत हो तो सॉल्व कर लेना, है ना। ये देखो दो पॉइंट पकड़ रहा हूं, ये और ये। इन दोनों पर पहले एल सेम लगाता हूं। एल सेम लगाता हूं तो क्या बोलूंगा? एम वी मैक्सिमम आर मिनिमम बराबर क्या होगा? एम वी मिनिमम आर मैक्सिमम। ये लो, एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे यहां और यहां पर, इन दोनों पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे? हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? जी एम एम अपॉन आर मिनिमम। बराबर क्या होगा साहब? ये हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? जी एम एम अपॉन आर मैक्सिमम। ये देखो भैया, दो इक्वेशन बनेगा ऐसे, ये दो इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन में से इससे वी मिनिमम उठा के इसमें रखोगे,
है ना। वी मिनिमम इन टर्म्स ऑफ वी मैक्सिमम इसमें रखोगे तो वी मैक्सिमम आएगा, फिर वो वी मैक्सिमम आएगा तो फिर वी उसमें रखोगे तो वी मिनिमम आएगा। ये कितना लंबा काम हो जाएगा। क्या एग्जाम में बैठ के सॉल्व करोगे ये? घर बैठ के हिम्मत नहीं दिखाओगे तुम एग्जाम में बैठ के करोगे? नहीं, एग्जाम में तुम्हारे पास हो सकता है समय बहुत होता हो सकता है तुम ये देख लेते हो कि इन्विजिलेटर कौन है ना। वो होश नहीं होता एग्जाम में कि इन्विजिलेटर था कि थी, है ना। बाद में याद ही नहीं होता कि पता नहीं कौन था, तभी तुम यहाँ बैठे हो, है ना। तुमने इन बातों पे ध्यान दिया तभी तुम यहाँ बैठे हो। नहीं दिया? अच्छा, वो होश नहीं होता एग्जाम में, मतलब आदमी कौन सी दुनिया में रहता है उस समय, एकदम सारे दुनिया का प्रेशर दिमाग में घूम रहा होता है ना। और उस समय इन चीजों पर ध्यान जाता ही नहीं है, और जाता है। अगर इन चीजों पर उस समय ध्यान जा रहा है मतलब मामला गंभीर है। अच्छा, पेपर स्टार्ट होने से पहले कर लेते हो, उसके बाद बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, उसके बाद मन नहीं भटकता अपना। चलो, बहुत बढ़िया। फिर पेपर के बाद फिर देख लेते हैं। अच्छा, बीच बीच में भी है, वाह। तेरे 2-4 क्वेश्चन तो इसीलिए गलत होते हैं, है ना। तो भाई कंसंट्रेट कर थोड़ा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा। जब तू फिजिक्स कर रहा होता तभी। अच्छा, वो अभी क्या यूपी के इलेक्शन हुए, अब यूपी के इलेक्शन में एक फोटो आया था पिछली बार, एक पीली साड़ी वाली का। वो ऑफिसर जो होता है ना, ये अपने पोलिंग बूथ ऑफिसर जो होते हैं, इस बार उसी लेडी का फोटो आया वेस्टर्न कपड़ों में। मतलब पिछली बार भी मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था उसको, इस बार भी मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, लोग पहचान गए, तो वही है। अगल बगल में 2 फोटो आ रहे हैं, एक पुराना वाला एक नया वाला। लोग इतने फालतू होते हैं देखो। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि जिस पोलिंग बूथ पे उसकी ड्यूटी लगी होगी, और किसी का दूसरे रूम में होगा ना वोट डालने का, तो भी उसी रूम में जा रहा होगा, मुझे तो वहीं वोट डालना है। और गलती से अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन रूम में, तुम्हारे एग्जामिनेशन रूम में ऐसा कोई मिल जाए, तुम तो पेपर छोड़ दोगे। तुम्हारी हरकतें देख के मुझे लग रहा है तुम सारी इक्वेशन वही बनाओगे, है ना। अभी इतना समय नहीं होता अपने पास कि अपन बैठ के इक्वेशन बनाए, फॉर्मूला याद कर लो वो, है ना। ये सलाह दी जाती है भैया, देखो ये 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, बना के सॉल्व करनी पड़ती है, बहुत लंबा काम हो जाता है। तो सलाह ये है कि याद करो, इसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा चलो भैया, वेलोसिटी का पता लग गया। अरे वेलोसिटी पता लग गया, काइनेटिक एनर्जी भी, वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। पोटेंशियल एनर्जी तो वही होता है Gm1m2/r, जहां का आर होगा बोलेगा वहां के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी पता लग गया, पोटेंशियल पता लग गया, टोटल पता लग गया, एल पता लग गया, एल भी पता लग गया। तो बचा क्या? टाइम पीरियड ही बचा। अब टाइम पीरियड के लिए आता है साहब थर्ड लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो साहब, थर्ड लॉ। टाइम पीरियड के लिए थर्ड लॉ, ये मिटा दो ना भाई, बनाओगे 2 इक्वेशन। अब साहब नेक्स्ट थर्ड लॉ, नेक्स्ट साहब केप्लर्स थर्ड लॉ। देखो साहब याद करो, सर्कुलर पाथ में मैंने बताया था T² इज प्रोपोर्शनल टू R⁻3, बताया था मैंने। यहाँ आर कांस्टेंट है कि बदल रहा है, तो यहाँ बोलते हैं R एवरेज की पावर 3। यहाँ क्या बोलते हैं साहब, केपलर ने मतलब चुरा लिया, देखो सर्कुलर पाथ का आंसर चुरा लिया। सर्कुलर पाथ में रेडियस कांस्टेंट होता था, वहां बोलते थे साहब R की पावर कितना 3, ये बोल रहा है R एवरेज की पावर कितना 3। अब R एवरेज होगा क्या? R एवरेज होगा R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम बाई 2। ये R एवरेज होगा R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम बाई 2। बोलो R मैक्सिमम कितना होता है? A/1 + C। R मिनिमम A/1 - E बाई 2। तो R एवरेज कितना आ जाएगा? ये R एवरेज A के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा R एवरेज बराबर A। तो ये कितना बनेगा? T² इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर कितना 3। ये A होता है क्या? एक इसका लेंथ, सेमी मेजर की, ये मेजर एक्सेस की सेमी मेजर एक्सेस, हाँ तो ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस
बना लो साहब, ये लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है साहब केपलर का थर्ड लॉ। तो भैया 90% केस में कुछ बोलेगा ही नहीं, और नहीं बोलेगा तो क्या है साहब, सर्कुलर। जिस दिन इलिप्टिकल बोलेगा, ये तीन चीजें, तीन लॉ हो गए साहब, सारी बातें निकालना बता दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अच्छा, एस्केप कराना तो क्या करोगे, हाँ, टोटल एनर्जी को जीरो कर दो, वो सर्कुलर में घूमे, वो इलिप्टिकल में घूमे, वो पोल पर हो, वो इक्वेटर पर हो, है ना, वो गड्ढे में हो, वो खलीफा पे हो, बुर्ज खलीफा। अबे समझ रहे हो भाई, हाँ, तो इलिप्टिकल पाथ में हो, सर्कुलर पाथ में हो, वही फंडा है जो कल था। आप टोटल एनर्जी जीरो कर दो, क्या कर जाएगा, एस्केप। ठीक है, तो भैया ये ग्रेविटेशन खत्म हो गया अपना। अब स्टार्ट कर देते हैं भैया काइनेमेटिक्स। सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट, जितने क्वेश्चन बनते हैं सब करा दिए, जितने बनते हैं सब करा दिए हम, सारी बातें करा दी। अब क्या देखो, यूं बोलूं कि एम इतना, आर इतना, वी इतना, एल निकाल, क्या ऐसे बोलूं, बोल रहा है क्वेश्चन कराओ। समझ गए भाई, अपने आप निकाल लोगे, अपने आप कर लोगे। हाँ, आओ साहब काइनेमेटिक्स पे आ जाए। तो मैकेनिक्स का लास्ट ये बचा है अपना काइनेमेटिक्स। अच्छा, मॉड्यूल 2 खत्म हो गया तुम्हारा, ये मॉड्यूल 1 में आखिरी चैप्टर है, ये खत्म होते हैं मॉड्यूल 1 पे भी सील लग जाएगी, खत्म। सील मतलब ठप्पा, ठप्पा, फर्जी लोगों। तो भाई कोर्स की बातें कर रहा था मैं, मॉड्यूल 2 खत्म हो गया, मॉड्यूल 1 भी खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ते में ये भी खत्म, बोलने दो यार, 2 हफ्ते में ये भी खत्म, मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 2 खत्म हो ही गया, मॉड्यूल 1 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 3 आधा खत्म हो चुका है, मॉड्यूल 4 खत्म होने वाला है, 5 खत्म होने वाला है, 6 में भी आधा आधा बचा है, रे वे बचा है, 6 पूरा बचा है, ओनली सेमीकंडक्टर हुआ है, हो जाएगा, घबराओ मत, सिलेबस तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, तुम जो चल रहा है उसको ढंग से संभालते रहो बस। ठीक है, आ जाओ साहब, अब काइनेमेटिक्स, अब मुझे बोलने दो बस। देखो साहब, मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन कोई रीजन नहीं पूछेगा, है ना, जैसे रीजन पूछना स्टार्ट करते हैं वो डायनेमिक्स आ जाता है। जिस दिन मैं पहले पहले दिन यहाँ आया था, तुम्हें बताया था मैंने कि भैया हम रीजन से शुरुआत कर रहे हैं, डायनेमिक्स से शुरुआत की थी हमने। मैंने उस समय बताया था कि काइनेमेटिक्स से मोशन की स्टडी करते हैं, है ना, रीजन नहीं पूछता। इस चैप्टर में रोज अपन डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे। ये एक्सेलेरेशन आया कहां से, अच्छी तरह जानते हो, फोर्स लगाने से, हाथ लगाने से, है ना। वो फोर्स कब होता है, बोले काम करने से, पावर देने से, एनर्जी सप्लाई करने से, है ना। वो अपन ने तरीके तरीके के हाथ लगा के देख लिए, चलाने वाले हाथ भी, घुमाने वाले हाथ भी, सब देख चुके अपन, रीजन सारे पढ़ चुके, मोशन के सारे रीजन पढ़ चुके। अब हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, कोई रीजन नहीं पूछेगा, है ना। अब स्टडी करने के लिए सबसे पहली चीज मानी जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कई बार जिक्र कर चुका हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह जहां बैठ करके मोशन की स्टडी की जाए, उस जगह को क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। वो जगह क्या हो सकती है, वो जगह बस हो सकती है, वो जगह ट्रेन हो सकती है, वो सड़क हो सकती है, वो खिड़की हो सकती है, वो अर्थ हो सकती है, वो मून हो सकता है, वो जुपिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं से भी बैठ करके किसी को भी देखने का आपको पूरा अधिकार, ठीक है, बस दिखना चाहिए, है ना। ना दिखे तो फिर मोशन की स्टडी नहीं हो रही। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला जाए क्वेश्चन में तो जगह क्या होती है, जगह अर्थ होती है साहब। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ। क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं कि साहब वेलोसिटी बताओ, कार की वेलोसिटी बताओ, बस की वेलोसिटी बताओ, पर्सन का बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ, और ये नहीं बताते किसके रेस्पेक्ट में बताओ, तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, अर्थ। क्वेश्चन में डाटा दिया जाता है कि भैया इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसका एक्सेलेरेशन इतना है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, नहीं बताया जाता कि फ्रेम क्या है, तो फ्रेम क्या मानते हैं, अर्थ, है ना। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो फ्रेम क्या है, अर्थ। आंसर अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालोगे, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो भी मानोगे किसके रेस्पेक्ट में दिया है, अर्थ, है ना। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएं, वेक्टर फॉर्म पे जाएं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ओरिजिन 0 0 0, है ना। जरूरी नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 0 0 ले, अगर क्वेश्चन में वो कुछ और बोल देता है तो कुछ और ले लेंगे, है ना। और बोला है अपन ने यार, याद करो टॉर्क के क्वेश्चन करते थे अपन, है ना, हाथ लगाते थे कहीं और किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमता था, अरे अपन ने क्वेश्चन किए भाई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन में जो देता है वो होता है
नहीं देता तो फिर हमारे लिए रूल क्या है? अगर मोशन वोशन बता रहा है तो ग्राउंड है, वेक्टर फॉर्म में जा रहा है ना, वेक्टर फॉर्म में जा रहा है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में जा रहा है तो क्या है? ओरिजिन। ठीक है, अब एक टर्म आती है साहब रेस्ट और मोशन। ये रेस्ट और मोशन डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना बहुत जरूरी है। क्या होता है ये रेस्ट और मोशन? क्या होता है, किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ बदले तो क्या कहलाएगा साहब? मोशन। और ना बदले तो क्या कहलाएगा? रेस्ट। है ना? मैं चलो बहुत आसान एग्जांपल देता हूं। इस कमरे को मान लो बस, हम सब बस में बैठे हुए हैं और बस ग्राउंड पे चल रही है, बस ग्राउंड पे चल रही है ना? मेरे बारे में तुम या तुम्हारे बारे में मैं क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलोगे कि मोशन बोलोगे? मेरा पोजीशन तुम्हारे रेस्पेक्ट में इस समय बदल रहा है क्या? मैं तुम्हारे हिसाब से किस पे हूं? लेकिन ये बस के अंदर बैठे और बस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रही है, वो ग्राउंड वाला हमारे बारे में क्या बोलेगा? मोशन में। मतलब मुझे तुम देख रहे हो तो क्या बोल रहे हो? मुझे ग्राउंड वाला देख रहा है तो क्या बोल रहा है? मोशन। क्या मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ? एक बंदा एक ही काम कर रहा होता है लेकिन अलग अलग जगह से देख करके दो लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तो देखने का नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो कब से बात कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पे आंसर क्या होता है? बदल जाता है। फ्रेम अगर बस है तो मैं रेस्ट पर हूं, फ्रेम अगर ग्राउंड है तो मैं किस में हूं? मोशन में। तो बताओ रेस्ट और मोशन बताने के लिए फ्रेम बताना जरूरी है कि नहीं है? तो यहां पर इसलिए पहली टर्म बताया मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा टर्म क्या? रेस्ट और मोशन। अब यहां मोशन किस किस तरह के पढ़ेंगे अपन, है ना? मैं आपको बताऊं, सिर्फ 1D यहां पर पढ़ेंगे, 1D और 2D, है ना भाई? 1D और 2D के एग्जांपल पढ़ने वाले हैं अपन। बाकी तो सर्कुलर मोशन, है ना, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेशन, है ना, रोटेशनल मोशन, ये सब तुम पढ़ चुके हो। सारे मोशन, दुनिया भर के मोशन पढ़ लिए तुमने, कुछ नहीं बचा, पूरी मैकेनिक्स खत्म हो गई। बस इसमें क्या पढ़ने वाले हैं अपन? 1D और 2D के कुछ एग्जांपल, है ना? अब सीधे सिंपल आसान भाषा में मुझे बताओ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे चला, इस प्लेटफॉर्म पे चला, एट ए टाइम में एक एक्सेस कवर कर रहा हूं, दो या तीन? भाई सिंपल अगर मैं बताऊं, कोई एक एक्सेस कवर करता है तो मोशन होता है 1D, कोई दो कवर करेगा तो, और तीनों कवर करेगा तो। मैं इस प्लेटफॉर्म पे चला, बताओ एट ए टाइम एक डायरेक्शन में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? है ना? साथ में मेरा कुछ हाइट है कि नहीं है? थोड़ा सा विड्थ भी है कि नहीं है? थोड़ा सा है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पर एट ए टाइम मैंने तीनों एक्सेस कवर करी कि नहीं करी? मेरा मोशन 1D बोलोगे कि 3D बोलोगे? लेकिन इस चैप्टर में एक बस का, एक कार का, एक पर्सन का, एक ट्रेन का, एक हवाई जहाज का, है ना, मतलब ट्रेन तक का मोशन अपन क्या मान लेते हैं? 1D। ये 1D मानने की थ्योरी क्या है? ये 1D तब मानते हैं जब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाए। ट्रेन को, बस को, व्हीकल को, पर्सन को क्या माना जाए? पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाए। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी क्या है? ऐसा नहीं मूड देख करके मान लेते हैं कि बोले आंसर ही पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के आता है इसलिए मान लो। नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की थ्योरी क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने का थ्योरी है, अगर किसी बॉडी के साइज की वजह से उसके मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, साइज की वजह से मोशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो बॉडी क्या है साहब? पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लिया ये मेरे हाथ में एक ट्रेन है ना, ये लाओ एक एक कॉपी दो। ये मान लो एक रेलवे ब्रिज है, ये एक रेलवे ब्रिज, और मैं बोल रहा हूँ साहब ये ट्रेन है। ये ट्रेन रेलवे ब्रिज को क्रॉस करता है। देखो टी बराबर 0 पर इसका इंजन यहाँ पर एंटर होता है। ये टी बराबर 0 पर इंजन एंटर हुआ, ये देखो साहब गाड़ी चली, ये इंजन यहाँ पहुंच गया। क्या ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस कर लिया? क्या नहीं करा? ये ब्रिज क्रॉस कब माना जाएगा? जब ये पीछे लास्ट कंपार्टमेंट गार्ड वाला डिब्बा क्रॉस करेगा। अरे मानते हो भाई? चलो मैं बोलता हूँ टी बराबर 0 पर इंजन एंटर हुआ, टी बराबर 5 सेकंड पर ये लास्ट गार्ड वाला डिब्बा इसको क्रॉस करता है। बताओ ट्रेन ने इस रेलवे ब्रिज को क्रॉस किया कि नहीं किया? अगर मैं इसमें दो डब्बे और जोड़ दूं, दो डब्बे और जोड़ दूं, बताओ टी बराबर 5 की जगह समय हो सकता है टी बराबर 7 सेकंड आ जाए। मैं दो डब्बे कम कर दूं तो टी बराबर 5 की जगह क्या आ जाए? टी बराबर 3 आ जाए। अरे हो सकता है कि नहीं? मुझे बताओ इसके साइज की वजह से, ट्रेन के साइज की वजह से कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? मोशन पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? क्या इस समय इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा? ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानूंगा। जब ये रेलवे ब्रिज को क्रॉस करेगी, इस ट्रेन को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन यही ट्रेन जाती है कोटा से बॉम्बे, ये ट्रेन जाती है कोटा से बॉम्बे, है ना? मैं आपसे बोल रहा हूँ रात को 8 बजे कोटा से निकली, सुबह 8 बजे बॉम्बे पहुंची। तो बताओ इस समय क्या ऐसा बोलोगे कि सुबह 8 बजे 8 AM पर इंजन आया, 8:10 पर बोले गार्ड का डिब्बा आया? क्या ऐसा बोलोगे क्या? अरे 8 बजे ट्रेन पहुंची ऐसे ही बोलोगे ना? क्या दो चार डब्बे जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दो चार डब्बे कम कर दूं, खाली इंजन को ले जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो यहाँ पर इस समय ट्रेन वही ट्रेन है, वही ट्रेन है। क्या इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं? मतलब अगर साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसको क्या मानते हैं साहब? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मैंने एनसीईआरटी लाने को कहा था आप लोगों से, है ना? एनसीईआरटी का पहला पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर है, पहला पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर है एनसीईआरटी किसी के पास? ठीक है, मैंने कहा था जिसमें वो मोबाइल में, वो मोबाइल में ले आना, कहा था मैंने। ये देखो पहला पहला क्वेश्चन 3.1, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं।
कुछ ऑप्शंस दे रहा है और बोल रहा है बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट पहचानो, कौन कौन से पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये 3.1 क्वेश्चन नंबर कहां गया? अबे तेरा तीसरा चैप्टर गायब है क्या? 2 के बाद 4 आ गया? नहीं, है 3.1 क्वेश्चन नंबर 3.1। आओ चलो सुन लो, नहीं मुझे पता सबके पास नहीं होगा, सुनते जाओ। है तो बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट देके बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट पहचानो। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन। 2 स्टेशन के बीच में एक रेलवे कैरेज विदाउट जर्क मूव करता है, ऐसा बिना झटके के 2 स्टेशन के बीच में। अब ये 2 स्टेशन बोल रहा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अभी तुमने बोला कोटा से बॉम्बे के बीच में, कोटा से बॉम्बे के बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट माना कि नहीं माना? है ना। एक लाइन बोल रहा है विदाउट जर्क। ये विदाउट जर्क का मतलब क्या? बिना झटके के मतलब क्या? बिना झटके से क्या होता है, अगर झटके खाता ना कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ता, क्योंकि गाड़ी जब तुमने इंजन को ब्रेक मारा होता है तो पहले और दूसरे दूसरे डब्बे के बीच में झटका लगता है, जर्क लगता है ना यार, है ना। वो आखिरी वो 80 और 90 वाले डब्बे के बीच में तो झटका पहुंचने में 5 सेकंड लग जाएंगे, है ना। उतने समय में तो मालूम पड़ा इंजन एक्सीलेट हो गया। तो मतलब अगर ये झटके खाता तो कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ता। अरे ये तो समझते हो ना यार। इसने सारे आइडियल केस बोल दिया, बोले कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, बिना जर्क के 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन चल रही है, बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाए कि नहीं माना जाए? अरे रेलवे ब्रिज को क्रॉस करते समय पॉइंट ऑब्जेक्ट मानू क्या? रेलवे ब्रिज को क्रॉस करते समय ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानू क्या? लेकिन कोटा से बॉम्बे के बीच में मानू कि नहीं मानू? अच्छा, पहला पहला वाला बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा क्या बोल रहा है साहब? दूसरा बोल रहा है ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पर, है ना, एक एक बंदर कंधे में बैठा हुआ है और पर्सन साइकिल चला रहा है। पर्सन साइकिल चला रहा है और ये सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। हाँ भाई, 20 तारीख को जो तुम्हारा माइनर टेस्ट है उसका सिलेबस नोटिस बोर्ड पे लग गया है, देख लेना। वो अपना काम कर रहे हैं भाई, तुम अपना काम करो, उसको बताना उनकी जिम्मेदारी, है ना। हालांकि टीचर सब बता देते हैं तुम्हें। होली वे खराब होगी, मतलब हद हो गई। खराब तो तुम्हारी वैसे हो रही है, जब तक कुछ कर नहीं लोगे सब खराब ही खराब है ना। जिस दिन मतलब नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, मतलब लगने वाला भी होगा, कॉलेज में नहीं पहुंच जाओगे, माहौल ही अलग हो जाएगा, सबकी सोच बदल जाएगी। मोहल्ले वाले रिश्तेदार जो तुम्हें खराब नजरों से देखा करते थे, वो तुम में नई नई संभावनाएं तलाशेंगे। वो तुम में नई उनके घर में कोई होगा तो तुम्हारे लिए, मतलब ये तो जिस दिन बन गए ना, कॉलेज पहुंच गए, नक्शा ही अलग होगा, तुम अलग ही लेवल पे हो गए। डॉक्टर के मतलब अलग ही रेपुटेशन है भाई। चलो आओ, एक इंजीनियर बन रहा होता तो बोले बहुत है, चल, है ना। डॉक्टर अलग ही यार, डॉक्टर का रुतबा ही अलग है। चलो आओ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, एनसीईआरटी का दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि साहब एक साइकिल पे पर्सन घूम रहा है और बंदर बैठा हुआ है उसके कंधे पर। वो मदारी वाला केस होता है ना, सर्कस में जाते हैं, मदारी वाला केस। वो मदारी साइकिल चलाता है, बंदर उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। मुझे बताओ बंदर के बैठने से उसके मोशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? अरे बंदर ही है, ऐसा मत बोलना गोरिल्ला को बिठा दिया, चिंपांजी बिठा दिया, है ना, किंग कॉन्ग बिठा दिया। बंदर बंदर। अब बंदर लाल मुंह का हो, काले मुंह का हो, बंदर हो, बंदरिया हो, बड़ा हो, छोटा हो, मुझे बताओ बंदर के बैठने से उसके साइकिलिंग मोशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इस समय पॉइंट ऑब्जेक्ट मानू कि नहीं मानू? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। अच्छा, तीसरा क्या बोल रहा है? बोला है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। क्रिकेट की बॉल आपको पता है ग्राउंड पे टप्पा खाती है और टर्न खाती है ना, टर्न खाती है, इन स्विंग आउट स्विंग। मैच सबने देखा होगा, हो सकता है खेला भी हो तुमने। क्रिकेट की बॉल है, स्विंग खाती है, आपको पता है, टप्पा खा के, हवा में भी खाती है और जमीन पे हिट करके भी खाती है सब। जमीन पे टप्पा खा के आउट स्विंग, ये इन स्विंग, जानते हो ना इतना। अब ये बोल रहा है कि इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाए कि नहीं माना जाए। देखो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर किसी बॉडी के शेप साइज की वजह से मोशन पर इफेक्ट पड़े तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मत बोलो, लेकिन अगर साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलो। अब मुझे बताया क्रिकेट की बॉल दे दूं, उसकी जगह मैं तुम्हें कंचा दे दूं। कंचा खेला तुमने? जानते हो ना कंचा? कंचा मतलब सही समझ रहे हो? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वही समझ रहे हो?
छोटा मतलब आप देखो, एक तो कंचे को स्पिन कराना, एक तो कंचे को स्विंग कराना और क्रिकेट की बॉल को स्विंग कराना। चलो मैं एक बोलता हूँ, क्रिकेट बॉल एक होता है कंचा, एक छोटा सा राई का दाना, छोटा सा राई का दाना। मतलब मैं साइज वेरी करके दिखा रहा हूँ, मुझे तो किसको आसानी से स्विंग करा सकते हो, राई के दाने को, कंचे को, कि बॉल को? मैं और बड़ी बॉल लूं, फुटबॉल लूं, फुटबॉल को तो देखा तो और ज्यादा स्विंग आती है। आप वो देखो पेनल्टी शूट आउट लेते हैं, है ना, वो सामने खड़े होते हैं, वो तो ऐसे ही बचा रहे होते हैं अपना, और बॉल, अरे अबे देखा तुमने पेनल्टी शूट आउट में? देखा? अबे पेनल्टी शूट आउट में सामने 5 प्लेयर खड़े होते हैं, 5 प्लेयर, वो किक किक लेता है, वो पेनल्टी किक लेता है, वो उन प्लेयर के पीछे से घूम करके आती है। मतलब आप देखो भी, कोरोना काल में मैंने खूब वीडियो देखे, है ना। तो तो भावनाओं को समझो। इस समय साइज की वजह से, बताओ, साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? जितना बड़ा बॉल होगा स्विंग कराना उतना आसान होगा। क्रिकेट की बॉल के मुकाबले फुटबॉल की बॉल को स्विंग कराना ज्यादा आसान है। क्रिकेट की बॉल के मुकाबले कंचे को स्विंग करना थोड़ा मुश्किल है ना भाई। खिलाओ कंचा तो एक लिमिट में स्विंग खाएगा, बॉल थोड़ा ज्यादा खाएगी, फुटबॉल और ज्यादा, राई का दाना लूं तो और कम। तो बताओ साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? अगर साइज की वजह से मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे क्या? तो इस समय क्रिकेट की बॉल को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करूंगा। एक चौथा और है, चौथे में बोल रहा है, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैड स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। टेबल के ऊपर फिसलता हुआ बर्तन, है ना। ये देखो साहब, एक बर्तन, एक टेबल है साहब, ये टेबल है, इसके ऊपर एक बर्तन है। मुझे बताओ, ये मान लिया पानी भी भर दिया मैंने, अब मैं ऐसे चलाता हूं तो इसका मोशन कैसा है बोलो? ये ट्रांसलेशनल मोशन है कि नहीं है? लेकिन जब कोने पे पहुंचेगा तो ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? ये मोशन रोटेशन होगा कि नहीं होगा? ये रोटेशन किसकी वजह से हुआ? साइज की वजह से। अगर इसका साइज छोटा होता, ये एक राई का दाना होता, तो बताओ यहां पर पहले भी ट्रांसलेशन कर रहा होता और बाद में भी क्या करता? अरे करता कि नहीं करता? मतलब मुझे बताओ, ये मोशन में इफेक्ट पड़ा, ट्रांसलेशनल की जगह रोटेशनल हो गया, किसकी वजह से? साइज की वजह से। साइज छोटा होता तो नहीं होता ना। तो साइज की वजह से अगर मोशन पे इफेक्ट पड़े, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे क्या? इस समय इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानूंगा। मतलब पहला पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो भैया रोज तुम्हें ऐसे ही लेकर के आनी है, मोबाइल में ले आओ या ऐसे ले आओ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े दुखदाई हैं, है ना, और खास करके इस चैप्टर के, है ना। बाकी तो क्या मैंने मैंने गाया नहीं, कराए तो हर चैप्टर में, जो जो पूछने लायक बातें तो मैं हर चैप्टर में करा दी गई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा गा गा के कराऊंगा, थोड़ी साइकोलॉजी दूर हो। ये मैंने नियम बनाया पिछले टेस्ट के बाद। वो पिछला टेस्ट पेपर देकर के, अभी पिछले संडे को हुआ होगा कुछ, वो सुबह सुबह लड़कियों ने पकड़ लिया मुझे, है ना, कि एनसी वे एनसी बोले एनसीईआरटी से पेपर आया। मैंने एनसीईआरटी से पेपर आया। अब एनसीईआरटी से पेपर आया तो एनसीईआरटी मतलब गाना शुरू करो, फिर गाना सब कुछ पढ़ा दिया। अपन पढ़ते ही नहीं एनसीईआरटी। क्यों नहीं पढ़ते? दिक्कत कहाँ आती है? भाषा में, भाषा समझ में नहीं आती। चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो मैंने कुछ बातें बोली। मैंने सबसे पहला क्या बोला? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखवाने की जरूरत है? अबे कई बार लिखवा दिया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल अंदर बैठ के कर लिया अपन ने, बाहर बैठ के कर लिया। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखाऊंगा? अगला मैंने क्या बोला? रेस्ट एंड मोशन। बताया भाई, ये लिख लो, रेस्ट और मोशन लिख लो, रेस्ट और मोशन लिख लो। पहले रेस्ट मोशन लिख लो। रेस्ट और मोशन क्या होता है लिख लो भाई। रेस्ट और मोशन क्या है लिख लें। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, if position of object if position of object is changed with respect to time, with respect to time, with respect to time, with respect to time, then it present in motion, then it present in motion, then it present in motion. And when position, and when position remains unchanged with respect to time, position remains unchanged with respect to time, with respect to time, with respect to time, then object present at rest, an object present at rest, object present at rest. ठीक है, नोट डाल लो भैया, स्टेटमेंट लिख लो, नोट डाल लो।
Rest and motion is a relative term. Rest and motion is a relative term. Is a relative term. It depends on frame of reference. It depends on frame of reference. It depends on frame of reference. Frame of reference. ठीक है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पे आंसर बदलता है कि नहीं? अरे कोई एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर था तो दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा कि नहीं होगा? एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई रेस्ट पर है तो दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन पॉसिबल है? क्या रेस्ट है तो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट रेस्ट कि रिलेटिव रेस्ट? तो लिख लो अगला पॉइंट, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल. Absolute rest is not possible. Absolute rest is not possible. Relatively rest. Relative rest is possible. Relative rest is possible. Absolute rest is not possible. Relative rest is possible. अब लिख लो point object. अगला टर्म लिख लो point object. Point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट. अगला टर्म लिख लो पॉइंट ऑब्जेक्ट. लिख लो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? इफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट does not affect with size, then it is considered point object. Then it is considered point object. It is considered point object. ठीक है, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कर लो. आप जो मैंने बोला था ना, लिख ही लो, इसे नोट्स में ही लिख लो. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 3.1 पहला क्वेश्चन दे भाई, क्वेश्चन दे. आइडेंटिफाई पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन लिख लो. आइडेंटिफाई पॉइंट ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई पॉइंट ऑब्जेक्ट. आइडेंटिफाई पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट पहला लिख लो. फर्स्ट ट्रेन क्रॉस रेलवे ब्रिज. ट्रेन क्रॉसेस रेलवे ब्रिज. ट्रेन क्रॉसेस रेलवे ब्रिज. रेलवे ब्रिज. सेकंड लिखो ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क between two station. Moving without jerk between two stations. Third, a monkey is sitting on top of a man. A monkey sitting on top of a man. Cycling smoothly on a circular track. अगला लिखो ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल that turn sharply on hitting the ground. अगला लिखो a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table. बोल दो, पहला वाला बोलो. पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ट्रेन अगर दो रेलवे ब्रिज को क्रॉस करता है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. दूसरा वाला, दो स्टेशन के बीच में, वो बंदर वाला
स्पिनिंग बॉल नहीं है, और साथ में वो टम्बलिंग बीकर नहीं है। बात पकड़ में आ गई सब? सारे केस समझ में आ गए भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, है ना? अगर साइज की वजह से मोशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता हूं, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहां से लेके वहां तक चलता हूं, है ना? अगर मैं मेरे कदम की लंबाई थोड़ी बढ़ जाए, तो अभी एट प्रेजेंट अगर मैं 5 सेकंड इस प्लेटफॉर्म को कवर करने में ले रहा हूं, मेरे कदम लंबे हो जाए, तो हो सकता है 2 सेकंड ही लगे, हो सकता है 3 सेकंड लगे। बताओ, मेरे साइज की वजह से यहाँ पर मोशन पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? लेकिन यहां से मैं मेरे घर जाऊं साहब, श्रीनाथपुरम जाऊं, यहां से श्रीनाथपुरम तक जाता हूं मैं, है ना? अब मेरे कदम बड़े हो या छोटे हो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे 12-15 किलोमीटर चल के जाऊं मैं, और एक मैं ये 5-7 मीटर चलूं, यानी एक 5-7 मीटर चलना, और एक चलना साहब 12-13 किलोमीटर चलना, मुझे बताओ इस समय मेरे कदम बड़े होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अबे यहाँ पर कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना? तो ऐसे केस में क्या मान सकते हो मुझे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ट्रेन कोटा से बॉम्बे जाती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। लेकिन कोटा, मैं बोलता हूँ कोटा के रेलवे ब्रिज को पार करती है, क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं? नहीं मान लोगे। कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना? साइज की वजह से मोशन पर इफेक्ट पड़े तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, और नहीं पड़ता तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लाइन में चलेगा तो मोशन कैसा? बंडी। एक प्लेन में चलेगा तो, और फ्री स्पेस में चलेगा तो। हवाई जहाज कोटा से जयपुर जाता है, बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट मानू कि नहीं मानू? मानोगे यार, है ना? लेकिन हवाई जहाज रनवे पे चलता है, हवाई जहाज रनवे पे चलता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानू क्या? नहीं मानूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वहां नहीं मानूंगा, है ना? वहां छोटा हवाई जहाज हो, बड़ा हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, फर्क पड़ेगा भैया, है ना? तो यहाँ पर क्या है, मतलब ये हम हवाई जहाज का मोशन, ट्रेन का मोशन, बस का मोशन, कार का मोशन, पर्सन का मोशन, एक लाइन में चलता है तो क्या मानेंगे? 1D। एक प्लेन में चलेगा क्या मानेंगे? 2D। ठीक है, अब आ जाओ साहब, नेक्स्ट टर्म आता है साहब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हेडिंग डाल लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, बहुत बार पढ़ा होगा तुमने, एक बार मुझसे भी पढ़ो। देखो, डिस्टेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की एक्चुअल लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, मैं आसान भाषा में समझाऊं, जिस भी पाथ में पार्टिकल चले, सर्कुलर में चले, इलिप्टिकल में चले, जिगजैग चले, जिस पाथ में चलता है उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोलते हैं साहब? डिस्टेंस। लेकिन फाइनल और इनिशियल पॉइंट को पकड़ के मिला दो तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ, उस लेंथ को क्या बोलते हैं साहब? डिस्प्लेसमेंट। मैं और एग्जांपल दूं, मैं भैया इस कोने से लेके उस कोने तक जाता हूं, इस कोने से उस कोने तक जाता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? रास्ते को भूल जाओ, ये कोना पकड़ो और वो कोना पकड़ो, ये भैया दोनों को पकड़ के मिला दो, तो ये जो लेंथ होगी इसको क्या बोलेंगे? लेकिन मैं उस रास्ते से जाता हूं तो पाथ की लेंथ अलग होगी, इधर से जाता हूं तो पाथ की लेंथ अलग होगी, पहले इधर जाता हूं फिर घूम के इधर जाता हूं फिर घूम के उधर जाता हूं तो पाथ की लेंथ अलग होगी। तो जो भी पाथ की एक्चुअल लेंथ है ना उसको क्या बोलते हैं साहब? डिस्टेंस। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट का कितना वैल्यू? 2 पॉइंट फिक्स कर दें इनिशियल और फाइनल, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट का कितना वैल्यू? एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू। लेकिन डिस्टेंस की कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, तो डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है? इनफाइनाइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यू? एक। डिस्टेंस की कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट। क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा? क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे करेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल और इनिशियल। बात समझ रहे हो? जो क्वांटिटी पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको वेक्टर बोलोगे कि स्केलर बोलोगे? ये वेक्टर बोलोगे यार। अबे इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो बताओ ये 2 पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो पोजीशन डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या कहलाओगे? वेक्टर की स्केलर? यानी डिस्प्लेसमेंट कौन है? वेक्टर। और डिस्टेंस क्या है? क्या पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? अलग अलग पाथ में अलग अलग आ रहा है कि नहीं? तो ये कौन सी है साहब? स्केलर। डिस्टेंस क्या होगा? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है? इनफाइनाइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू। मेरी बात पकड़ में आ रही है? और पॉइंट सुनो, देखो डिस्टेंस का वैल्यू टाइम के साथ कभी कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा, कभी भी टाइम के साथ में डिस्टेंस का वैल्यू कम नहीं हो सकता। आप इंस्टीट्यूट से घर आए, डिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ा, है ना? घर से वापस इंस्टीट्यूट जाओगे, डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घटेगा। जब वापस अपने रूम पे पहुंच जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना? लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू क्या जीरो होगा?
क्या अभी कमरे में बैठे हो डिस्टेंस घट रहा है क्या? इस समय डिस्टेंस 1.5 घंटे के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रह सकता है या बढ़ सकता है, कभी भी डिस्टेंस का वैल्यू टाइम के साथ में कम। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है ना? वापस इनिशियल पॉइंट के पास जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना यार। अरे वापस रूम पे जाओगे डिस्प्लेसमेंट कम होगा कि नहीं होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट घटते घटते जीरो हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ सकता है? क्या कम हो सकता है? जीरो हो सकता है क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूं डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है। एक और पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते कहां से हो? इनिशियल पॉइंट से। मान लिया ये इनिशियल पॉइंट, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव तो ये कौन सी होगी? अच्छा, मैं इधर चलना शुरू करता हूं, इस प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू करता हूं, इधर जा रहा हूं। बोलो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव में? मैं पलट गया, मैं वापस पलट गया। अब मैं इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा कि घटा? कौन सी डायरेक्शन में? अभी भी पॉजिटिव। अबे जब तक मैं यहां नहीं पहुंचूंगा तब तक ये डायरेक्शन क्या थी? अच्छा, यही बात वेलोसिटी के बारे में बोलते ना, तो वहां पलटते ही नेगेटिव बोल देते, क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन से नापते हो, डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पॉइंट से नापते हो, है ना? वहां तक गया, पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वापस आया तो पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट घटा, यहाँ के क्या हो गया? जीरो। अब मैं उधर जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव में बढ़ेगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन मैं वहां से पलटा तो वेलोसिटी क्या हो गया? तो वेलोसिटी को किससे नापते हो? इनिशियल पॉइंट से कि डायरेक्शन से? लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल पॉइंट से। बताओ, उधर गया पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वापस आया पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट घटा, जीरो हो गया। अब उधर जाऊंगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? उधर जाऊंगा बढ़ेगा घटेगा? कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव में बढ़ेगा। वापस आऊंगा तो नेगेटिव में घटेगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन इन सारे केस में डिस्टेंस क्या हो रही है? मैं गया तो डिस्टेंस बढ़ी, फिर आया तो डिस्टेंस बढ़ी। क्या यहाँ के जीरो हो गई क्या? फिर उधर जाऊंगा तो फिर और बढ़ेगी, फिर इधर जाऊंगा तो फिर क्या होगी? अब बीच में कहीं रुक जाऊंगा तो क्या हो जाएगी? तो डिस्टेंस का वैल्यू कभी घट नहीं सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बात पकड़ में आ रही है सर? एक और पॉइंट ढंग से सुन लो, जब तक पाथ स्ट्रेट लाइन है और उसमें डायरेक्शन नहीं बदलता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है? बराबर। जिस दिन डायरेक्शन बदल गया, मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, या स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन बदल गया, तो हमेशा डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ज्यादा। मैं क्लियर कर दूं, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं साहब। ये इनिशियल पॉइंट, अब मैं इधर जा रहा हूं साहब। बताओ, इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है क्या? है ना? बताओ, मुझे बताओ, वहां से लेकर यहां तक ये एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ यही है कि नहीं है? और एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ भी यही है, और इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन का लेंथ भी यही है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब मैं पलट करके वापस जाता हूं। बताओ, इनिशियल पॉइंट के पास जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है? तो स्ट्रेट लाइन पाथ में भी अगर डायरेक्शन बदल जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, कौन ज्यादा होगा? अगर पाथ कर्व्ड होगा ना, तो मैं गारंटी लेता हूं हमेशा डिस्टेंस किससे ज्यादा आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के बताओ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? कब? स्ट्रेट लाइन पाथ में भी डायरेक्शन चेंज ना हो। मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन बदल गया तो कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है? ज्यादा हो सकता है ना? क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है? कम कभी नहीं हो सकता, हमेशा या तो बराबर होगा या फिर ज्यादा। बात पकड़ में आ रही है सर? तो लिख लो इसे, लिख लो, क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लिख लें। देखो, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, actual length of path, actual length of path is called distance, is called distance, and shortest distance between, and shortest distance between, shortest distance between final and initial point, final and initial point, final and initial point, called displacement, called displacement, called displacement। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। देखो, ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाना है, एक पाथ में बोलता हूं ये वाला है, एक पाथ में बोलता हूं साहब इस तरह का है ना? मैं बोलता हूं एक पाथ कुछ इस तरह का है, मैं बोलता हूं कि साहब एक पाथ कुछ ऐसे रैंडम है, ये रैंडम, ये एक पाथ कुछ ऐसा है।
है ना, ये पहला पाथ बोल रहा हूँ, ये दूसरा पाथ बोल रहा हूँ, ये तीसरा पाथ बोल रहा हूँ, ये चौथा पाथ बोल रहा हूँ। बताओ चारों पाथ की लेंथ सेम है क्या? लेंथ सेम है कि अलग अलग है? तो बताओ डिस्टेंस इन चारों पाथ में सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ और 4th पाथ, इन सब में डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट इन चारों पाथ में सेम होगा क्या? किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ थर्ड पाथ। अबे थर्ड शॉर्टेस्ट ये होगा ना, फाइनल और इनिशियल को पकड़ के मिला दो, जो स्ट्रेट लाइन बनती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना। तो इन चारों पाथ में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। और किसके बराबर होगा? ये चारों बराबर होगा किसके? लेंथ ऑफ पाथ थर्ड। ये होगा लेंथ ऑफ पाथ थर्ड। बात पकड़ में आई साहब? ठीक है, ये तीसरे पाथ की लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट देख रहे हो, अगर फिक्स कर दिए तो क्या डिस्टेंस फिक्स हो गया क्या? अरे 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, इनिशियल फाइनल, क्या डिस्टेंस फिक्स हो गया क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया। अच्छा, इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की कितनी वैल्यू? क्या 4 वैल्यू? फोटो में तो 4 है, लेकिन पॉसिबिलिटी बोले तो कितनी? इनफाइनाइट वैल्यू, है ना। तो मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करेगा? क्या डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा पोजीशन पर। ये एग्जांपल बना लो, नोट डाल लो, पॉइंट लिख लो। ले एग्जांपल बना ले, बना लिया सब? बन गया सब? तो नोट डालो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। नोट डालें, फर्स्ट पॉइंट लिखें। बना लिया सब? फर्स्ट पॉइंट लिखो। Between initial and final point, between initial and final point, infinite values of distance, infinite values of distance is possible. Infinite values of distance is possible. Infinite values of distance is possible, but single value of displacement, single value of displacement is possible. Single value of displacement is possible. Single value of displacement is possible. अगला पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, distance depends on path. Distance depends on path. Distance depends on path, but displacement independent from path. Displacement independent from path. Independent from path. Independent from path. It depends on final and initial position. It depends on final and initial position. It depends on final and initial position. समझ रहे हो भाई? तीसरा पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लो। लिख लो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. But displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. समझ रहे हो भाई? अगला पॉइंट लिख लो, distance never decreases. Distance never decreases. Distance never decreases with respect to time. With respect to time. With respect to time. But displacement maybe increases, decreases or remains same. Maybe increases, decreases or remains same with respect to time, or remains same with respect to time. समझ पा रहे हो भाई?
अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिख लें, डिस्टेंस, डिस्टेंस is always greater than equal to 0. Distance is always greater than equal to 0. ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लें, नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और जीरो, may be positive, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी, लेकिन क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? क्या डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। अगला पॉइंट लिख लो, अगला ये लिख लो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, वेक्टर और स्केलर थोड़ी बराबर कर दोगे। अरे स्केलर को स्केलर से कंपेयर करोगे ना यार, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? क्या कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इस प्रॉपर्टी पर सिंपल जो छोटी छोटी बातें मैंने बोली ना, इस प्रॉपर्टी पर एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन, एक तो ग्राफिकल कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, लिखो सीधे क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन फ्रॉम गिवन कर्व, फ्रॉम गिवन कर्व, फ्रॉम गिवन कर्व। कर्व दे रहा हूं साहब आपको, ये पहला दिया मैंने आपको डिस्टेंस और टाइम का, टाइम और डिस्टेंस का कर्व। ये पहला कर्व कुछ ऐसा दिया, डिस्टेंस और टाइम। दूसरा भी मैं डिस्टेंस और टाइम का दे रहा हूं, दूसरा कर्व भी मैं देता हूं आपको डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। तीसरा कर्व भी मैं आपको डिस्टेंस और टाइम का देता हूं, टाइम और डिस्टेंस। ये कुछ ऐसा दिया मैंने। चौथा मैं देता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम, चौथा कर्व में दे रहा हूं आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व कुछ आपको ऐसा दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगला भी मैं दे रहा हूं आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम। नेक्स्ट भी मैंने आपको दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये कुछ ऐसा, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ ऐसा। अगला भी मैं दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा ग्राफ दे रहा हूं आपको, है ना। ये साहब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये दिया जा रहा है साहब टाइम। बोलो साहब, ये कुछ ग्राफ दिए हुए, बोल रहा है कौन सा मोशन पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्यों? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? तो ये वाला गलत है। क्या बी सही है? क्यों नहीं? कंसेप्ट सही करो। टाइम नेगेटिव हो सकता है, टाइम डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव हो सकता है, टाइम डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी बात ढंग से सुनना, शर्म दिमाग से सुनना, है ना। कईयों के दिमाग में नहीं घुस रही होगी, मैं बुझाता हूँ, रुको। ठीक है, टाइम डिफरेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम हमेशा बढ़ता है, तो फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल से ज्यादा ही आएगी। तो टाइम डिफरेंस हमेशा क्या होगा? टाइम डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब टाइम नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? कि भैया जब जागो तभी सवेरा, है ना। मैं सुबह 8 बजे सो के उठा, तो मैं क्या बोलूंगा कि बोले टी बराबर 0 मेरा शुरू हुआ 8 बजे, मेरा मोशन अब शुरू होगा, है ना। दुनिया 5 बजे उठ गई थी भैया। अरे आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसा थोड़ी होता कि तुमने जब देखना शुरू हुआ तभी तभी मोशन स्टार्ट हुआ। तुमने जब देखना शुरू किया, तुमने घड़ी में बोला टी बराबर 0, है ना। मोशन पहले से चल रहा होगा तो उसको कहां प्लॉट करोगे? है ना। तुमने देखना यहां से शुरू किया, तुमने यहां से देखना शुरू किया, अगर मोशन उससे पहले हो रहा होगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टाइम को इधर ही तो प्लॉट करोगे ना भाई, है ना। पहले वाले टाइम को इधर ही तो प्लॉट करोगे भाई। तुमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया टी बराबर 0, ये लो, ये रहा,
तुम्हारे घर के सामने से गाड़ी निकली, तब तुमने बोला कि मोशन अब स्टार्ट हुआ, बोले t बराबर 0। उससे पहले वाला क्या ग्राफ नहीं बनेगा क्या? अरे उससे पहले के मोशन का ग्राफ नहीं बनेगा क्या? अब बना दोगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या? कहाँ बनाओगे? उससे पहले ही तो बनाओगे। अबे अगर तुमने यहां से देखना शुरू किया तो उससे पहले वाला मोशन गायब कर दोगे क्या? उससे पहले वाला ग्राफ कहाँ बनाओगे? इधर तो बनाओगे। तो ये इधर बनाने का मतलब क्या ग्राफ गलत हो गया क्या? तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव हो सकता है, टाइम इंटरवल नेगेटिव। तो ये ग्राफ सही है गलत है? सही है गलत है? आओ इधर आओ, ये सही है क्या? क्यों गलत क्यों है? डिस्टेंस को कम किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या ये सही है गलत है? इसके गलत होने के दो कारण है। एक कारण तो क्या है कि साहब एक टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पर तुम या तो कमरे पर हो या इंस्टीट्यूट पर हो, क्या दोनों जगह हो सकते हो? बोले हो सकते हैं। आई कार्ड दे दिया अपने दोस्त को, हम कमरे पे रह गए, उसने अटेंडेंस लगा दी, है ना? ये ऐसा नहीं, ये वर्चुअल नहीं है ना, वर्चुअल नहीं रियल है ना। आजकल वर्चुअल में तो अपन पता नहीं कहाँ कहाँ रह लेते हैं, है ना। वर्चुअल में तो एक साथ दो तीन जगह अपन चैटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अरे समझ गए ना भाई, भावनाओं को समझो। रियल, क्या एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल है? कोई बोलता है कि एक टाइम पर मैं घर पर भी था और इंस्टीट्यूट में भी था, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अगर ऐसा पाया गया तो गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बना रहा है। तो एक तो कारण ये है साहब। दूसरा कारण क्या है? देखो दूसरा कारण है कि टाइम को घटा रहा है। देखो ये अबे टाइम को रिवर्स कर रहा है। वो टाइम कभी लौटा है क्या? अगर लौटता तो सबसे बड़ा फायदा तुम उठाते, लौटा करके पुराने पाप धो लेते, जो गलतियां की थी, जो साल खराब किए थे, वो सब एक ही बार में सारी गलतियां सुधार लेते। क्या ऐसा होता? क्या ऐसा हो सकता है? टाइम रिवर्स आ सकता है क्या? तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है भाई, है ना। इसको देखो, क्या ये हो सकता है? क्या ये सही है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और ये सही है, ये सही है। ये बोलो, ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है SHM। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोजीशन टाइम का ग्राफ, वो साइन कॉस यही तो बनाते हो, पोजीशन टाइम का ग्राफ यही तो बनाते हो ना सर। तो ये भी सही है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिठा दो इसे। उसमें क्या, दो स्टूडेंट का फोटो बना दिया एनसीईआरटी ने। मतलब दो स्टूडेंट को उन्होंने देख लिया स्कूल से घर जाते हुए, है ना, और उनका फोटो खींच दिया देखो, और फोटो खींच के क्वेश्चन और बना दिया देखो, है ना। देखो पोजीशन और टाइम के बीच में ये दो है, एक तो ये ऐसा फोटो है और दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ए का और बी का, दो स्टूडेंट है साहब, ए और बी। एनसीईआरटी बोलती है ये घर से निकले, स्कूल से निकले घर के लिए। ये यहां पर स्कूल है साहब, और यहां इनके घर है। ये ए का घर है साहब पी पर, और बी का घर है क्यू पर। पी और क्यू इनके घर है ना। दो स्टूडेंट ए और बी अपने स्कूल से निकलते हैं अपने घर के लिए। वो एनसीईआरटी की भाषा बड़ी डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 3.2, ये एनसीईआरटी का 3.2। उसकी भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ी आसान भाषा में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, है ना। उसकी भाषा समझने में ऐसा लगता पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ना। क्या है, ए और बी का फोटो बनाया गया है, कहां से कहां जा रहे हैं? अरे कहां से कहां? स्कूल से घर। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। फिर कुछ स्टेटमेंट देकर के बोल रहा है बताओ कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। कुछ स्टेटमेंट देता है और बोलता है बताओ कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। लिख लो, स्टूडेंट ए एंड बी, स्टूडेंट ए एंड बी, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आसान भाषा में लिख लो, एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं समझ पाओगे। स्टूडेंट ए एंड बी स्टार्ट मोशन बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल एंड होम respectively P and Q, respectively P and Q, P and Q, identify correct statement, identify correct statement, identify correct statement। बोला स्टेटमेंट पहचानो कौन सा सही कौन सा गलत। लिखो पहला स्टेटमेंट, मैं आसान भाषा में लिखवा रहा हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड सा लिखवाता है कि B/A/B ऐसा कुछ करता है वो। पढ़ना तुम, वो भाषा समझ में आया तो बताना मुझे भी, है ना। आसान भाषा में लिख लो। लिखो, स्टूडेंट बी, पहला स्टेटमेंट लिखो, स्टूडेंट बी स्टार्ट मोशन फर्स्ट, स्टूडेंट बी स्टार्ट मोशन फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट लिखो,
Second statement, velocity of student A, velocity of student A more than student B, more than student B, more than student B. तीसरा स्टेटमेंट लिखो, स्टूडेंट ए ओवरटेक, स्टूडेंट ए ओवरटेक, स्टूडेंट ए ओवरटेक स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए ओवरटेक स्टूडेंट बी. फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी ओवरटेक, पूरा सुन तो ले, स्टूडेंट बी ओवरटेक स्टूडेंट ए ट्वाइस, स्टूडेंट बी ओवरटेक स्टूडेंट ए ट्वाइस, स्टूडेंट ए ट्वाइस. नेक्स्ट लिखो, स्टूडेंट बी रीच्ड एट होम, स्टूडेंट बी रीच्ड एट होम बिफोर स्टूडेंट ए, बिफोर स्टूडेंट ए. ठीक है, ये ए और बी का फोटो बना लिया साहब. दो स्टूडेंट बेचारे गरीब घर से निकले और रास्ते में उनके फोटो खींच लिए देखो, और क्वेश्चन बना दिया उन पे, और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत है ना. आओ साहब, अब इस फोटो को देखो. पहले देखो, स्कूल से क्या दोनों एक साथ निकले क्या? फोटो देख, ये देख, टी बराबर 0 पे निकल गया. स्टूडेंट ए टी बराबर 0 पे निकला, लेकिन स्टूडेंट बी थोड़ी देर के बाद निकला. होता है ना, कुछ स्टूडेंट तो बोरिया बिस्तर बांध के बैठे होते हैं, घंटी बजते ही भागते हैं, और कुछ थोड़ा रुक करके किसी का इंतजार करते हैं, मतलब डाउट वाउट पूछ के जाते हैं. ये देखो, कुछ तो ये देखो पहले भाग जाते हैं, कुछ डाउट पूछ के जाते हैं, है ना. हाँ बताओ, ए और बी कौन पहले निकला? ए की बी. हाँ, ए पहले निकला, बी बाद में निकला. पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है? किसको पहले निकाला उसने? बी को. सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है? तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत. दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ए तेज चल रहा है, बी धीरे चल रहा है. ए की वेलोसिटी ज्यादा बोल रहा है ना. आप देखो, देखो यहां पर दोनों मिले कि नहीं मिले? अरे यहां मिले कि नहीं मिले? यहां मिल गए. कौन बाद में निकला? और मिल भी गए, मिल भी गए. इसका मतलब कौन तेज चला? ए तेज चला कि बी? किसकी वेलोसिटी ज्यादा, ए की कि बी की? ये क्या बोल रहा है? ए की ज्यादा बोल रहा है. सही है गलत है? गलत है. ठीक है, अब वैसे तो मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखाई देते हो, है ना. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है. स्लोप दिख रहा है, ये बी का ज्यादा है, ए का कम है ना. अगर थोड़ा सा अपन गहराई में जाएं, अपन गहराई में नहीं जाएं, आसान सिंपल इस ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करें, तो दिख रहा है कि यार बी बाद में निकला है, और वहां पे मिल भी गए. इसका मतलब बी तेज चला होगा तभी तो रास्ते में मिले होंगे ना. अबे अगर धीरे चल रहा होता तो रास्ते में मिलते क्या? अगर कोई मिल रहा है और बाद में निकल रहा है तो तेज चल रहा है तभी तो मिल रहा है ना, है ना. तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया. तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए ने बी को ओवरटेक किया. ओवरटेक कौन करता? आगे से आने वाला कि पीछे से आने वाला? मतलब पहले निकलने वाले को ओवरटेक करेंगे या बाद में निकलने वाले को ओवरटेक करेंगे? मतलब ये पहले निकला ना, बी बाद में आया, तो ओवरटेक कौन करता? बी. ये किसको करवा रहा है? सही है गलत है? गलत है. दूसरे को पढ़ो, बी ए को ओवरटेक कर रहा है. कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक बार कि दो बार? एक ही बार कर रहा है भाई. देखो फोटो में एक ही बार मिलते हुए दिखाया. क्या फोटो में 2 बार मिलते हुए दिखाया? क्या 2 बार फोटो कट कर रहा है? क्या 2 बार ग्राफ कट कर रहा होता तो 2 बार मिल रहे होते? एक ही बार कट किया तो भैया एक ही बार मिलेंगे, एक ही बार ओवरटेक होगा, उसके बाद भी आगे निकल जाएगा. समझ रहे हो भाई? तो ये चौथा स्टेटमेंट सही हुआ गलत हुआ? पांचवें को पढ़ो. ये बोल रहा है कि बी घर पहले पहुंचता है. अब बी का घर कहाँ है? क्यू पर है साहब. ये देख क्यू पर है. देखो इसको इतना सा टाइम लगेगा, ये इतना टाइम लगेगा. किसको? बी को. अरे बी को इतना लगेगा. देखो ए का घर यहाँ है पी पर, इसको इतना टाइम लगेगा. खुद बताओ किसको ज्यादा लगा? ए को ज्यादा लगा कि बी को ज्यादा लगा? ए को कि बी को? कौन पहले पहुंचा? बी. तो स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ? स्टेटमेंट सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ. तो पांचवा स्टेटमेंट सही है भैया. अरे सही है. एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो ड्रंक कार्ड वाला, शराबी वाला. वो शराबी 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, वो झूम बराबर झूम, है ना. वो भी लिख लो. एक क्वेश्चन और लिख लो. ये होली, ये देखो जाग गया इसका बाबा जी. चलो 3.4, क्वेश्चन नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 3.4 लिख लो, लिख लो, लिख लो. नहीं होगी एनसीईआरटी मुझे पता है.
है? लिख लो, है तो भी लिख लो, लिख लो। ए ड्रंकार्ड, ए ड्रंकार्ड, शराबी। हाँ बेवड़ा, ए बेवड़ा, वॉकिंग इन ए नैरो लेन, वॉकिंग इन ए नैरो लेन, takes 5 steps forward, takes 5 steps forward and 3 steps backward, 5 steps forward and 3 steps backward, 3 steps backward, and followed again and again, and followed again and again, followed again and again. Each step is 1 meter long. Each step is 1 meter long and required 1 second. Each step is 1 meter long and required 1 second, and required 1 second, required 1 second. How long the drunkard takes? How long the drunkard takes to fall in a pit? To fall in a pit, a nali, gadda, hole. Fall in a pit 13 meter away. 13 meter away from the start. 13 meter away from the start. 13 meter away from the start. From the start. And 13 meter away from the start, and draw position time graph. Draw position time graph of motion. Position time graph of motion. देखो भैया, ये 13 मीटर दूर गड्ढा है, ये 13 मीटर दूर गड्ढा है। अब तुम्हें क्या करना है? इसको बचाना नहीं है, इसको गिराना है ना? बोल रहा है गिरा करने ना, अपने अपने कर्मों से गिरेगा, है ना? 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे। बोल रहा है हर कदम की लंबाई 1 मीटर है, मतलब बहुत बड़ा बेवड़ा है। अबे 1 कदम समझते हो? 1 मीटर का कदम राक्षस है क्या? है ना? अबे 1 कदम समझो, नाप के देखो 1 कदम, क्या 1 मीटर होता है क्या? नहीं होता। मैं पूरा करूंगा तो मतलब समझ रहे हो। अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए बोल दिया कि हर कदम की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 आगे 3 पीछे, ऐसे चलता है। बोलता है गड्ढे में गिरने का टाइम बताओ, ग्राफ बनाओ। चलो बना के लाओ, कल करके लाओ। तो भैया कल से मोबाइल में ले आना, एनसीईआरटी जिनके पास है वो ले आए, नहीं तो मोबाइल में ले आए। ऐसे 7-7, 3-3, 4-4 क्वेश्चन रोज करते रहेंगे, है ना? और बोलोगे तो पुराने चैप्टर के भी होमवर्क देता रहूंगा। ठीक है, कल ले आना, फिर एनएलएम के भी दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल।